अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे और सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ एड वैल्यू पॉडकास्ट सीरीज। आज का पॉडकास्ट पर्टिकुलरली वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी है बिकॉज जिस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हालात चेंज हो रहे हैं, अफगानिस्तान पे टेक ओवर कर लिया तालिबान ने, और इसका इस खित्ते पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल पॉलिटिक्स पर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लोग बहुत क्या राइयां कर रहे हैं, बहुत अपने जो है ना कमेंट्स पास कर रहे हैं कि यार तालिबान आ गए हैं, अब खवातीन की एजुकेशन रोक दी जाएगी, लड़कियों को उठा के ले जाएंगे और एक्स वाई जेड इस तरह से सब कुछ होगा। तो मैं ये चाह रहा था कि एक जो है ना एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग को मिले, एक एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू मिले जो कि आपको आके बताए कि यार एक्चुअली हो क्या रहा है वहां पर और आगे क्या होने वाला है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए इस कन्वर्सेशन के लिए हम लोग को आज दो बंदे ने ज्वाइन किए हैं। हमें सबसे पहले जो ज्वाइन किया है बिन यामीन इकबाल ने, और साथ ही में ज्वाइन किया है शिरोज ने। दोनों ही दोस्त हैं आपस में, और दोनों ने जो है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अफेयर्स में जो है वो अभी रिसेंटली अपना बीएस कंप्लीट किया है। इसके अलावा जो है हिस्ट्री पर और करंट पॉलिटिक्स के ऊपर जो है ना इनकी बहुत गहरी नजर है। तो मैंने कहा कि यार आप दोनों आए, हमें अपना वक्त दें और बताएं कि एक्चुअल जो है अफगानिस्तान की क्या सिचुएशन है और आगे क्या होने वाला है, और पाकिस्तान पाकिस्तान के ऊपर और ओवरऑल रीजन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। इसके अलावा भी मजीद भी जो है हम लोग इनसे गुफ्तगू जो है वो करते रहेंगे और रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे होने के वाला है। सो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए मैं आप दोनों को वेलकम करता हूँ शो पर। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और हमें आज ज्वाइन किया। और कैसे मिजाज है, सबसे पहले आप दोनों बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें इसके लिए बुलाया और इस पर बात करने के लिए हमें मौजूद समझा और हमें मौका दिया बोलने के लिए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। अ, आप सुनाएं कैसे? चले बेहतरीन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। शिरोज के बारे में बताता चलो कि शिरोज के एंड से थोड़े से कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से शिरोज अपनी वीडियो भी ऑन नहीं कर सकते। तो इसी तरह हम लोग को आज पॉडकास्ट को लेकर चलना होगा। सो शिरोज, ओवर टू यू यार। जी, थैंक यू अब्दुल्ला। एक्चुअल जो हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आई बिलीव कि आप जब एक केस को स्टडी कर रहे होते हैं ना, जब आपने उसका कंक्लूजन या उसका कोई रिजल्ट निकालना होता है, तो आई बिलीव कि उसकी हिस्ट्री जानना उतना ही जरूरी है। कि पीछे क्या होता रहा, पास्ट में क्या सिलसिला रहा, कैसे तालिबान ने जो है गवर्नमेंट जो है की, इसके अलावा क्यों उनको निकाल दिया गया, कहाँ वो गए, यूएस ने कैसे टेक ओवर किया, क्या वो मोरे खात रहे, और अब क्या सिचुएशन है, यूएस क्यों चला गया, कैसे क्यों उन्होंने अपनी मिलिट्री को जो है वहां से हटा लिया, या क्या ओवरऑल सिचुएशन रही। तो इसके लिए आई बिलीव कि हिस्ट्री को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इसके लिए जो है बिन यमीन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि हिस्ट्री क्या रही, इसके बारे में जो है आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। अ, हम बात करते हैं 20 साल की जंग जो अमेरिका ने इधर अफ़गानिस्तान में लड़ी। हम्म। तो सबसे पहले हमें और वो उसने जो विड्रॉल किया अपना, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में क्यों आया था। ऐसी क्या वजूहत थी जो अमेरिका को हम्म। इधर लेकर आई, उन्होंने इन्वेजन किया अफ़गानिस्तान के ऊपर। हम्म। और ऐसी क्या वजह थी कि वो हिस्ट्री से सीख ना पाए। जैसा कि अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ अम्पायर्स कहा जाता है, जिसमें जो ब्रिटेन था वो शिकस्त से दो चार हुआ। उसके बाद हम्म। जो सोवियत यूनियन था जो कि मौजूदा रशिया है, उसको भी ठीक। शिकस्त हुई, वो भी इधर से जीत नहीं सका। हम्म। तो अमेरिका किस लिए इधर आया और उसको क्या वो तारीख के वो लम्हे याद नहीं थे जब सुपर पावर्स इधर से पठानों से पश्तूनों से शिकस्त से दो चार हुए। तो हम्म। सबसे पहले बात करेंगे कि जब रूस को सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई 1989 में, उन्होंने अपना विड्रॉल किया। तो हम्म। काफ़ी जो मुजाहिदीन के ग्रुप थे उन्होंने आपस में सिविल वार शुरू हो गई। जो नजीबुल्लाह था, प्रो कम्युनिस्ट था, ठीक। उसको उन्होंने पकड़ लिया हम्म। और उसको एक यूएन के ग्रुप सेंटर में ले गए, उधर उसको कैद कर लिया। अच्छा। तो ये जो मुजाहिदीन के ग्रुप थे ये आपस में लड़ते रहे काबुल को टेक ओवर के लिए, अपनी हुकूमत करने के लिए, हम्म। अपने अपने अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए। अब बात करते हैं कि 1994 में बेनजीर की गवर्नमेंट थी और नसीर उल्लाह बाबर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे। ठीक। तो तब से हमारी तालिबान के साथ जो रिलेशन थे वो कायम हुए थे। लेकिन इसके अलावा हमारे जो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे, जिसको हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, हम्म। वो शुरू हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, जब सरदार दाऊद की अफ़गानिस्तान में हुकूमत थी। तो वो अच्छा। एक नेशनलिस्ट टाइप का बंदा था। तो वो अब बलूचिस्तान में जो बलोच रेबल्स थे उनको सपोर्ट करता रहा था। वो जो हम्म। रेबल्स थे वो इधर करते रहे अपनी कार्रवाइयाँ। तो भुट्टो हम्म। ने जब ये देखा तो तब, जिसकी मैंने बात की कि नसीरुल्लाह बाबर जो
1994 में इंटीरियर मिनिस्टर था, वो तब मेजर जनरल था आर्मी में। ठीक। तो भुट्टो ने उनसे बात की, उन्होंने फिर अफ़गानिस्तान में जाके पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू जो भी अपनी जो एक्टिविटीज़ थी उनके तहत उन्होंने ऐसे बंदे तलाश किए जो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में काम आ सकते थे। ओके। उन्होंने 1331 की लिस्ट दी थी जिनको फिर पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा, फाइनेंशियली उनको पेमेंट भी करता रहा। हाँ। उसके अंदर ही गुलबुद्दीन हिकमत यार था, उसके अलावा अहमद शाह मसूद था, इसके अलावा बुरहानुद्दीन रब्बानी था, ये यूनुस खालिद था। तो ये सारे जो फेमसली नोन एज़ पेशावर 7 ग्रुप, ओके। जो पेशावर से चलते रहे, अपनी एक्टिविटीज़ करते हम्म। रहे। ये एक 7 का ग्रुप था मुजाहिदीन का, ये डिफरेंट उनके टोले बन गए थे जब ठीक। सोवियत यूनियन विथड्रॉल किया। तो ये भी इनमें 1970s की बात है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको हम्म। फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहा और उनको अपनी एक प्रॉक्सी बनाने के लिए काम शुरू कर दिया था। अच्छा। तो ये इसके ताने-बाने वहाँ से बनते हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं ना कि ज़ियाउल हक ने क्यों अमेरिका का साथ दिया, अफ़गानिस्तान में पराई जंग को अपना जंग बनाया, तो इसके पीछे हम कहते हैं कि वो पता नहीं इस्लाम की वजह थी कि हम अपने इस्लामी मुल्क का साथ दे रहे थे, मुसलमान भाइयों की खातिर हमने इसमें मुदाखलत की। नहीं, जो ज़ियाउल हक का अपना जो वजह बनी थी इसके अंदर मुदाखलत की, वो ये थी कि वही स्ट्रैटेजिक डेप्थ हमने कायम करनी थी। अब मैंने आपको स्ट्रैटेजिक डेप्थ के बारे में बताता चलो, ये वो है कि हम्म। अगर जंग होती है पाकिस्तान की इंडिया के साथ, अच्छा। तो अगर उधर काबुल में या अफ़गानिस्तान में प्रो इंडियन गवर्नमेंट है, तो पाकिस्तान को टू फ्रंट वार का खदशा होगा। मतलब एक ईस्ट से इंडिया के साथ और एक वेस्ट से अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का लंबा तरीन बॉर्डर है और इंडिया के साथ भी लंबा बॉर्डर है। तो पाकिस्तान अ, बिल्कुल ही इनवल्नरेबल हो जाता और अच्छा। पाकिस्तान के लिए बचना इस सूरत हाल में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों फ्रंट से पाकिस्तान किसकी तरफ फ़ोकस करता। तो करना ये चाहता कि अफ़गानिस्तान में हम अपनी कोई प्रॉक्सी को लेके आएँ गवर्नमेंट में, ताकि हमें जब भी अगर या इंडिया के साथ जंग हो तो हमें वेस्ट से ईस्ट तरफ अपने जो आर्मी है इसको ट्रांसफ़र करने में कोई मसला ना हो, हमें उस हम्म। बॉर्डर का इश्यू ना हो, उस बॉर्डर का खतरा ना हो। ठीक। तो ये एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ, इसलिए जो ज़ियाउल हक था इसने उधर तभी मुजाहिदीन बने थे ये सारे मदरसों में पाकिस्तान में और इधर अच्छा। अफ़गानिस्तान में जमीयत में उलमा जो एक ग्रुप था। तो उधर से ये मुजाहिदीन ग्रुप बने, उनके टोले वगैरह बने। लेकिन जब रूस चला गया, रूस की शिकस्त हो गई, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, तो तब जैसे मैंने बताया कि सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी। तो सिविल वॉर में सबसे पहले पाकिस्तान हिज़्ब इस्लामी एक ग्रुप था मुजाहिदीन का। जैसे मैंने बताया कि सारे मुजाहिदीन के टोले बन चुके हुए थे, हिज़्ब इस्लामी ग्रुप था गुलबुद्दीन हिकमत यार का। हम्म। तो पाकिस्तान पहले उसको सपोर्ट करता रहा है कि ताकि वो काबुल में आएँ, काबुल में टेक ओवर करें हम्म। और उसपे पाकिस्तान का काफ़ी लेवरेज था। तो वो उसपे काफ़ी इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान का कि वो हमारे प्रॉक्सी बन सकता है। लेकिन जब उन्होंने अच्छा। देखा कि वो कामयाब नहीं हो रहे, तो उसी दौरान जब न न न नजीबुल्लाह को इन्होंने पकड़ लिया हुआ था, तो तब अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल थी बहुत ख़राब थी। जो वारलॉर्ड से इन्होंने अपनी-अपनी उधर चौकियाँ बना ली हुई थी, मुजाहिदीन ने भी अपनी चौकियाँ बना ली हुई थी। मतलब कि लाहौर में एक बंदे ने कंट्रोल कर लिया हुआ है सारा इलाका, उसने हम्म। अपनी चेक पॉइंट्स कायम कर ली हुई हैं। कोई भी गाड़ी गुज़रती है उसको लूट-मार करनी है, अच्छा। कहीं भी रेप कर रहे हैं ये किडनैपिंग कर रहे हैं। कुछ बहुत ही जराइम की हद थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसको देखते हुए ये जो तालिबान है, इन्हें हम स्टूडेंट्स जैसे कहते हैं, तालिब कहते हैं, ये मदरसों के स्टूडेंट थे, ठीक है? और इनका एक ग्रुप बना। ये ग्रुप कहाँ हम्म। बना? ये कंदहार के एक जगह पर बना था, जहाँ अच्छा। मस्जिद के अंदर अ, इनके तब फाउंडर्स में थे मुल्ला मोहम्मद ज़ईफ़, जिसने अपनी हम्म। एक किताब भी लिखी है, माय लाइफ विद तालिबान। अच्छा। वो एक उनके एक फाउंडिंग मेंबर थे। इन्होंने बताया कि मेरे पास 2 आदमी आए, ये तब इमाम मस्जिद होते थे। 2 आदमी आके इन्होंने बताया कि यार जो सूरत हाल चल रही बहुत है, हमने क्या इसलिए जंग की थी रशिया से, सोवियत यूनियन से, कि हमने सोवियत यूनियन को इसीलिए इतने 10 साल की जंग करके उनको हराया कि मुल्क में ऐसा वॉयलेंस क्रिएट हो जाए, कोई किसी की हुकूमत ना हो, ना ओके। पुलिस कुछ कर रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें खुद इसके खिलाफ कोई काम करना चाहिए, इसके अलावा हमें एक्शन लेना चाहिए। तो मुल्ला मोहम्मद ज़ईफ़ ने कहा कि हम 2-3 बंदे तो कुछ नहीं कर सकते, हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए। तो फिर इन्होंने बात की, इन्होंने एक मौलवी अब्दुल समद था, उसके अलावा मुल्ला मोहम्मद उमर था। इसके अलावा और भी कुछ सीनियर मुजाहिद थे, तो उनके पास कुछ कोई-कोई बंदे इन्होंने भेजे जाके
कि हमारा ये मिशन है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि आप हमारे साथ होंगे। तो काफ़ी अच्छा इनको रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने कहा हाँ, हालात तो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन उनको ये खतरा था कि जो दूसरे मुजाहिदीन हैं जिन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं, तो उनकी तरफ से हमें रिटेलिएशन होगी। अच्छा। वो हम पर हमला करेंगे या उनके साथ हमारा तसादुम होगा, तो फिर खतरे की बात होगी। हम्म। तो ऐसे बात की तो तब ये ग्रुप तो बन गया, लेकिन अब बात थी कि इसका जो अमीर है वो कौन बनेगा? कोई भी अमीर बनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे ही आनी थी। हर चीज़ के ज़िम्मेदार उसी को ठहराना था। तो तब इन्होंने एक-दूसरे से हल्फ भी लिए। तो जो सबसे पहला अमीर था वो बना था मौलवी अब्दुल समद, और जो अच्छा। पहला इनका कमांडर था तालिबान का, वो बना था मुल्ला मोहम्मद मुल्ला अच्छा। उमर। तो जो सबसे पहला इनका वो अमीर था। तो मुल्ला उमर ने स्पेशली इन सब से लिया हल्फ के तुम लोग कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। जो उस मस्जिद के ठीक। अंदर कुछ लोग आए थे जिनके अंदर मुल्ला मोहम्मद ज़ैफ भी था। तो इन्होंने हल्फ ले लिया कि ठीक है, हम कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे मैंने बताया कि जो वारलॉर्ड्स थे, ये हम्म। दूसरे डिफरेंट जो अपोज़िट मुजाहिदीन ग्रुप थे, वो इनके खिलाफ खड़े हो जाते। हम्म। इस तरह ये ग्रुप बना, और फिर जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 1994 में ऑफिशियली पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू किया था बेनज़ीर की गवर्नमेंट में। तब ठीक। ये जिसका मैंने बताया नसीरुल्लाह बाबर, ये थे इंटीरियर मिनिस्टर। तो इन्होंने स्पेशली अफ़गानिस्तान में जाके तालिबान के साथ बातचीत की। सबसे पहले जैसे उन्होंने कंदहार को प्रोविंस को ओवरटेक किया था तब भी। तो मुल्ला मोहम्मद ज़ैफ अपनी किताब में यही कहता है कि हूएवर रूल्स कंदहार रूल्स द अफ़गानिस्तान। मतलब कि ओके। जिसकी दहशत, एक तरह ये जो कंट्रोल कर लेगा कंदहार को, वही पूरे अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करना उसके लिए आसान हो जाएगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह तालिबान की क्रिएशन हुई, लेकिन फिर पाकिस्तान ने हिकमत तैयार की, सपोर्ट छोड़ दी, अपनी ये शिफ्ट कर दी पॉलिसी, तालिबान के साथ कर दी, और 1996 में तालिबान कामयाब हो गए थे काबुल को ओवरटेक करने में, और अच्छा। काबुल में उनकी गवर्नमेंट कायम हो गई। और 1996 से लेकर 2001 तक इन्होंने 5 साल अपनी हुकूमत की थी। बहुत ज्यादा लोग जो ये क्लेम करते हैं कि तालिबान को बनाने में पाकिस्तान का हाथ है, आप क्या समझते हैं कितनी हद तक वो बात दुरुस्त है कि वो सिर्फ कहानी है? बनाने में इस तरह से किरदार है कि जो मुजाहिदीन ग्रुप हैं, जो मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने बनाया था, ये जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में जो जब 1979 में सोवियत यूनियन ने इन्वेजन किए थे, तो काफ़ी जो रिफ्यूजीज़ आए थे पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में मदरसों में पढ़ते थे। तो अच्छा। मदरसों में काफ़ी इन्फ्लुएंस था, जो भी जमीयत उलमा जैसे या जमात इस्लामी के फजल जो रहमान के ग्रुप। अमीर थे, अमीर थे उनके, तो उनका काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर लेवरेज था। जैसे कि हम्म। मुल्ला मोहम्मद उमर है, वो जो जमीयत उलमा जो था, जेयूआईएफ जो अब है, तो इनके ग्रुप के अंदर काफ़ी मतलब कि इन्फ्लुएंस ठीक। इनके ऊपर रहा था। जैसे वो कहते थे, इनकी बात मान लेते थे। सही सही सही। हम ये कह सकते हैं कि जब हमने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलके मुजाहिदीन को बनाया, मुजाहिदीन को, अब मुजाहिदीन की आगे जैसे मैंने बताया कि ग्रुप्स बन गए थे। उन ग्रुप्स के अंदर एक ग्रुप तालिबान का भी बन गया था, जिन्होंने, अच्छा। मैंने जैसा कि उसकी हिस्ट्री बताई कि एक मस्जिद के अंदर उनका क़याम हुआ, इसलिए हुआ कि सो। जैसे मैं बात करता हूँ लाहौर की, हम्म। लाहौर में अमन-ओ-अमान की सूरत-हाल काफ़ी ख़राब हो जाती है, ना उधर कोई लॉ एंड ऑर्डर रह जाता है। तो हम्म। कुछ लोग कहते हैं कि सिविल वॉर चल रही है, उधर कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, हमारे पास सही। जितने हथियार हैं, तो हम इनको रोक-थाम कर सकते हैं। ये जो हम्म। जिन्होंने चेक पोस्ट बनाई हुई हैं, तो इनके खिलाफ काम कर सकते हैं। जब तालिबान का क़याम आ गया था, तब पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू ठीक किया ठीक था। ठीक ठीक। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो मुजाहिदीन क्रिएट किए यूएस की मदद से, हाँ, ताकि वो सोवियत यूनियन से लड़ सकें। ऑफिशियल बिल्कुल, तौर पे बिल्कुल। तालिबान नहीं क्रिएट किए गए पाकिस्तान की तरफ से, और ना इनका कोई रोल रहा। वो बाद में जाके एक्सेप्ट किए गए, उनकी बाद में जाके वो तालिबान बने, फिर उनको 1994 में जैसे आप बता रहे हैं एक्सेप्ट किया गया। ठीक हो गया, हम हुँ। 1994 तक पहुंच गए। उसके बाद आप बताएं 1996 में उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ, वो क्या था? हाँ, 1996 में जो उसामा बिन लादेन था, वो एक बहुत ही एक मतलब कि अपनी ब्रेवरी की वज़ह से मशहूर थे, हम्म। कमांडर था जिसने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी थी। ठीक। इसमें उसका बहुत अहम किरदार था। हम्म। वो सूडान चला गया हुआ था, सूडान से वो जब वापिस आया, जब उसने देखा कि एक इस्लामिक इमारत बन गई है, एक इस्लामिक सिस्टम आ गया अफ़गानिस्तान में, वो भी यही चाहता था कि एक खिलाफत का सिस्टम कायम करे, जिसके अंदर वो पूरी दुनिया को इस्लाम के अंदर लाना चाहता था। अच्छा। जैसे कि खिलाफत का एक कांसेप्ट है, तो वो भी बिल्कुल। खिलाफत चाहता था। जब उसने देखा कि अफ़गानिस्तान में राह हमवार हो गई है, तो वो हम्म। फिर इधर आया। उसके अब तालिबान के साथ अलायंस हो गया। तालिबान को पैसों की ज़रूरत थी, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी, और इसके अलावा फाइटर्स की भी ज़रूरत थी, तो वो सब कुछ उसामा बिन लादेन ने उसको प्रोवाइड किया। लेकिन
बात शुरू होती है 1998 में। 1998 में नैरोबी और तंजानिया में एम्बेसीज पर हमले किए इसने। उसामा अच्छा, बिन वैसे मैं लादेन के थोड़ा सा ग्रुप उसामा बिन अल-कायदा ने। लादेन के बारे में जानना चाहता हूँ। आप ही बता रहे हैं सूडान से आया वो। उसामा बिन लादेन खुद इतना पावरफुल कैसे हो गया, बता। वो सऊदीया से था और उसके जो अच्छा। पीछे से मतलब कि वो काफ़ी एक मजबूत इकोनॉमिकली काफ़ी मजबूत इंसान था। और उसने फिर जैसा कि जब इस सोवियत इन्वेजन में जब आया तो इधर काफ़ी ज़्यादा पैसा भी जाता रहा, मुजाहिदीन को हथियार भी जाते रहे। हम्म। तो लेकिन ठीक उसको ठीक ठीक। वो इससे पहले भी बहुत ज़्यादा मालदार था, तो एक एलीट अच्छा, क्लास मतलब में से था वो। मतलब उसका फाइनेंशियल ये नहीं बैकग्राउंड कह बहुत सकते। स्ट्रांग था। कोई जैसे हाँ, मुजाहिदीन बिल्कुल। बेचारे आजकल के गरीब चले जाते हैं, और ये वो सिस्टम नहीं था उस बंदे का। ठीक 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 ठीक। सो जी, तो कमिंग बैक टू 1998 1998। में जब उसने नैरोबी और तंजानिया में जब अमेरिकन एम्बेसीज पे हमले किए थे, तो उसमें हम्म। काफ़ी लोग मारे गए थे। तो उसकी ये उसने स्टेटमेंट दी थी उससे पहले की पॉलिसी दी थी कि जहाँ भी आपको अमेरिकन मिलें, जहाँ भी अमेरिकन के अलाइज मिलें, जहाँ भी अमेरिकन के सिविलियन लोग मिलें, उनको मार दो, कत्ल कर दो। अच्छा। ये उसने कहा था कि उसने ये कहा था कि हम एक मुस्लिम खिलाफा बनाना चाहता, वो एक दहशतगर्द समझा था अमेरिका को, एक इंपीरियलिस्ट कंट्री। तो इसके लिए अच्छा। उसने ये पॉलिसी दी। 98 में जब उसने ये एम्बेसी पर हमला किया तो अब जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसने तालिबान से कहा कि हमें एक्स्ट्राडाइट करके दो, हमें ये उसामा बिन लादेन को दो, और ये अलकायदा के जितना भी इधर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इनके कैंप चल रहे हैं, ये ख़त्म कर दो। तो तालिबान ने ये कहा था कि हमें आप प्रूफ दो इसका, जो इसने ये जो आप नैरोबी और तंजानिया की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसको इस्लामिक लॉ के तहत इसको सज़ा देंगे। अच्छा। उसामा बिन लादेन को जो भी इसके अंदर इंक्लूडिंग थे जिन्होंने हमला किया था उधर, तो ठीक। वो प्रोवाइड नहीं कर सके। उसके तब से अमेरिकन के जो रिलेशन से पहले भी इन्होंने तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया। तालिबान को सिर्फ 3 कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया था, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया ने। इनके हम्म। अलावा किसी ने भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था इनकी गवर्नमेंट अच्छा। को। तो प्रेशर इन्होंने बढ़ा दिया। अब अमेरिका की वजह से क्या कहते हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया ने भी सपोर्ट छोड़ दी थी। हम्म इन्होंने भी तालिबान को वो कट ऑफ कर दिया था। हम्म। तो लेकिन ये इनके कशीदा हालात तब से शुरू हो गए थे अच्छा। 1998 से। हम्म। और इनकी जो डिमांड्स थी वो बढ़ती गई। इन्होंने फिर ये भी कहना शुरू कर दिया कि आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आए अफगानिस्तान के अंदर, आप वुमेन को राइट्स दें। उन्होंने ह्यूमन राइट्स पे बात करना शुरू कर दी कि आस्ता आस्ता से वो इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर दे, जिसके लिए एक इन्वेजन की इंटरवेंशन की एक राह हमवार हो सके। हम्म। तो 1998 में ये हुआ, इनके हालात कशीदा होना शुरू हो गए। 2001 में जब 9/11 होना था, उससे पहले ही अमेरिका ने तालिबान को ये बता दिया था कि अमेरिका के तालिबान जो हैं, तालिबान नहीं बल्कि जो उसामा बिन लादेन एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, हमें इंटेलिजेंस से पता चला है, तो आप इसको रोक सकते हैं अभी भी। उसामा बिन लादेन को अफ़गानिस्तान से निकाल दें, इनके ट्रेनिंग अच्छा। बंद कर दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, आप नहीं रोकते और वो कामयाब हो जाता है, तो इसके आपको काफ़ी सख्त जो वो रिएक्शन देखने को मिलेगा। हम्म तो ये लेकिन इन्होंने सीरियस नहीं लिया। ये मुल्ला जो ज़ैफ़ की मैंने बात की है, ये जो को-फाउंडर था, ये तब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एम्बेसडर था, ठीक है? इसका भी इन्होंने स्पेशली कहा, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया। और 2001 में जब 9/11 का वाक़या हुआ, उससे 1 दिन पहले अहमद शाह मसूद एक बहुत ही फ़ेमस फाइटर, रेज़िस्टेंस फाइटर है अफ़गानिस्तान का, वो तालिबान ने उसको कत्ल करवा दिया। अच्छा, तालिबान जो ने खुद कत्ल करवा पंजशीर दिया अपने बंदे को? नहीं, नहीं, वो उसका अलहदा ग्रुप था अहमद शाह अच्छा, मसूद का, उनका ये तो मैं अलग बता रहा ग्रुप। हूँ। ठीक 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 ठीक। इनके खिलाफ मुज़ाकरात तालिबान और अहमद शाह मसूद में मुज़ाकरात भी चलते रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जो अहमद शाह मसूद था वो 50-50% शेयर चाहता था हर चीज़ में, ठीक। लेकिन तालिबान इस पर रेडी नहीं थे। तो इनके हम्म। इख्तलाफात थे। तो ये नॉर्दर्न अलायंस का हिस्सा था, ठीक। जो कि इनका अपोज़िट ग्रुप था। तो इन्होंने वो सबसे पावरफुल रजिस्टर था तालिबान का, अपोज़िशन में था अफ़गानिस्तान में। इसके अलावा और कोई अपोज़िशन नहीं रह गई थी। सही। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि अगर हमने 9/11 करना तो हमें बाद में काफ़ी ज़्यादा रिटेलिएशन देखने को मिलेगी, अमेरिका इन्वेड भी कर सकता है। वो अहमद शाह मसूद के ग्रुप के जो है उसको फंडिंग करेगा, वो हमारे खिलाफ लड़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि हम उसके अमीर को ही कत्ल कर देते हैं। हम्म। अब 9/11 से 1 दिन पहले उन्होंने अहमद शाह मसूद को कत्ल किया, और फिर 9/11 का अगले दिन 9/11 का वाक़या हो गया। ठीक। उसके बाद फिर जैसे बुश ने ग्लोबल वार ऑन टेरर स्टार्ट कर दी। इन्होंने कहा कि अगर आप पहले उन्होंने ये कहा कि आप लादेन को हमारे हवाले कर दें। तो तब फिर इन्होंने तालिबान ने ये कहा कि अगर आपके पास कोई भी सबूत हैं इसके कि इसके पीछे
9/11 के पीछे उसामा बिन लादेन और अलकायदा आप हमें दें, हम इसको अपने शरिया लॉ के मुताबिक इसको सज़ा देंगे। अगर अच्छा। आपको हमारे सुप्रीम कोर्ट पर हमारी सुप्रीम कोर्ट के तहत इसको सज़ा मिलती है, अगर आपको हमारे सुप्रीम कोर्ट की नहीं इजाज़त, वो आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नहीं आपको मंजूर नहीं है, तो आप ऐसा करें कि किसी भी 3 इस्लामिक कंट्रीज़ के ना अटॉर्नी जनरल को ले आएँ और उनको बिठा दें। उनके सामने ये केस रखें और उन ये केस हम चौथे मुल्क में रखेंगे। 3 कंट्रीज़ के वो आ जाएँगे बंदे और चौथे कंट्री में जाके हम ये फैसला करेंगे, उधर हम ये केस लड़ेंगे। ताकि ठीक। ये ना हो कि अफ़गानिस्तान में हो रहा है या उन 3 कंट्रीज़ में, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये 3 कंट्रीज़ आप जो मर्ज़ी कर लें, जिन हम्म। मर्ज़ी को ले आएँ, जो मर्ज़ी चूज़ कर लें। तो अब अमेरिका इस पर भी नहीं राज़ी हुआ था। उन्होंने तो ये कहा था कि आप हमें प्रूफ़ दें या आप जैसे करते हैं हम वैसे करते हैं। अब ये नहीं चाहते थे कि हम अमेरिका उसको लेके फिर हम ये केस लड़ेंगे, क्योंकि इनको भी हम्म। पता था अमेरिका ने फिर क्या करना था उसके साथ। या जैसे आईसीजे की बात होती है, वो भी यूएन का जो है वो अमेरिका के अंडर ही आता है, अमेरिका के प्रेशर के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। सही। तो तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया उसामा बिन लादेन को, हम्म। अमेरिका ने इन्वेड कर हम्म। दिया, ग्लोबल वार ऑन टेरर स्टार्ट कर दिया अफ़गानिस्तान में। अच्छा। तो कुछ ही महीनों में, मतलब कि 2 कुछ हफ्तों की बात करो, कुछ हफ्तों में इन्होंने इनका तालिबान का सफाया कर दिया, क्योंकि उन एयर स्ट्राइक के थ्रू सारे प्रोविंसेस काबुल को ओवरटेक किया, फिर आस्ता-आस्ता दूसरे प्रोविंसेस को लिया, नॉर्दर्न अलायंस जो थी उनके साथ हम्म। काम करते रहे। हम्म। तो तालिबान का सफाया हो गया, तालिबान वापस आके महदूद हो गए कंदहार के एक रीजन तक, हम्म। उधर भी एक जगह तक महदूद रह गए और बाकी जो थे वो पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए, रिफ्यूजीज बन गए, अच्छा। सिविल वार फिर शुरू जैसे हो चुकी थी, तो वो इधर भाग-भूग आए, उन्होंने इधर पनाह ले ली, क्वेटा में पनाह ले ली, किसी ने पेशावर में, ये जो और वो पाकिस्तान-अफ़गान जो बॉर्डर है इस पे जो रिफ्यूजीज का मामला शुरू हो गया उस वक्त सारा। तो उन्होंने उधर आके पनाह पनाह ले ली। फिर उसके अलावा बस अमेरिका के फिर उधर बॉन्ड एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद हामिद करज़ई की गवर्नमेंट आ गई, जो कि एक प्रो अमेरिकन बंदा था, अमेरिका ने वो उसको लेकर आया था। पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनी, लेकिन हम्म। फिर करज़ई की गवर्नमेंट थी, करज़ई के बाद फिर अशरफ गनी आया, तो अब सही। अशरफ गनी भी भागे हुआ है। तो और अब जो है वो मसला तब करंट हुआ था। सिचुएशन पे आके खड़े हो गए हम लोग। हाँ, अब करंट सिचुएशन पे इस तरह आए हैं कि 2003 में जब अमेरिका ने इराक की इन्वेजन की थी, इराक में शुरू की थी जंग, तो इसने अपने बहुत ज़्यादा जो फौजी थे अफ़गानिस्तान से निकाल कर उधर ले गया था इराक में। तब अच्छा। आकर मसला हुआ, जब फौजी कम हो गए तो आस्ता-आस्ता जो तालिबान का एक रिवाइवल शुरू हो गया। हम्म। उन्होंने आस्ता-आस्ता अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी दोबारा। सही। तो ऐसे सीन होता रहा और फिर इस दौरान मुल्ला जो उमर है वो मारा गया। उसके अलावा जो मुल्ला गनी बरादर था, वो पाकिस्तान में कैद हो गए, जो अभी जिसने ये दोहा अकॉर्ड्स को लीड किया था, जिसकी वजह से ये विड्रॉल हुआ इनका। तो अब मुल्ला गनी के ब्रदर का कहा जा रहा है कि वो शायद वो प्रेसिडेंट बन जाए इधर का, सही। सही सही सही। अफगानिस्तान की नई हुकूमत के हम्म। तालिबान का। तो ये सारी सिचुएशन जो है हम अब जो है ना इसके लिए अब शिरोज के पास चलते हैं कि हमने हिस्ट्री को जान लिया कि क्या वजूहात बनी, क्या तमाम तर सिचुएशन रही जहां पे अब हम आगे खड़े हो गए हैं। सो शिरोज, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट्स द करंट सिचुएशन इन अफगानिस्तान, अभी क्या है और आगे अब क्या होता हुआ देख रहे हो? जी, थैंक यू अब्दुल्ला। सॉरी। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं भी थोड़ा-सा एक हिस्ट्री की तरफ लेके जाना चाहूँगा। हम हम्म। देखते हैं कि हमने देखा जब यूनाइटेड स्टेट्स ने विथड्रॉल किया वियतनाम से, अच्छा। तो जो उसने पूरी एक जंग लड़ी थी डोमिनो इफेक्ट को रोकने के लिए हम्म। कि वियतनाम भी उधर ना चला जाए सारा कुछ। एकदम दे पैक्ड अप एंड दे लेफ्ट, ठीक है? वो भी कोई तकरीबन ऑफिशियली 15-20 सालों की जंग थी, 55 में स्टार्ट हुई थी कि ऑफिसर्स भेजने शुरू किए उन्होंने कंसल्टेंट्स 55 में, और आगे सो ऑन वॉर डिक्लेयर कर दी 60s में। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे वो तब वहाँ पे दे पैक्ड अप एंड यहाँ पे कहाँ पे अफगानिस्तान अफगानिस्तान से भी दे पैक्ड अप एंड लेफ्ट। तो सिमिलैरिटी क्या है हम्म। अफगानिस्तान में? उसके मैं उस पॉइंट पे वापस आता हूँ कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन यूएस का जाना इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। हाँ। उसमें अब जो हमारे, जैसे पहले आपने बात की कि वो किया जाता है कि खुरासान वाली खिलाफत बैठ गई है और हम्म। क्या कहते हैं, तालिबान ने मेहनत के बाद जहाद के हम्म। बाद हम्म। कुफार को हरा दिया है, फरिश्ते मदद को हम्म। उतरे, सारा कुछ। उस हम्म। तरह का बिल्कुल भी कुछ नहीं है। पीछे आ, सीक्रेट डील्स हैं
और अच्छा। ये अभी फ्यूचर में पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। जब CIA कुछ अरसे बाद डॉक्यूमेंट्स ठीक। डिक्लासिफाई करेगी ना, उसके बाद पता चलेगा कि ये क्या कहते हैं, असल में हुआ क्या था, यार कैसे वैसे एक्सेप्ट करते शिरोज, हैं। अच्छा। आपको क्या लगता है, लाइक जैसे जैसे अभी आपने बात की कि कोई थ्योरी लगती है पीछे, और इतना मतलब हर बंदा हैरान है कि यार रातों रात कैसे हो गया कि वो अपना यहाँ से अफगानिस्तान से छोड़ के चलेगी उनकी मिलिट्री, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, और ये सब कुछ कैसे हो गया। बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे मौलवी तबका तो ये कहता है जी कि ये तो अल्लाह की मदद से हुआ, और तालिबान की जो है वो मेहनत कामयाब हो गई, और बहुत ज्यादा जो है आप कह लेंगे हम्म। राइटिस्ट विंग का तबका जो है वो तो ये कहता है कि ये तो इनकी एफर्ट्स थी। डू यू थिंक कि ये वाकई एफर्ट्स थी, या वाकई कोई और पीछे जो है थ्योरी है? फ्रैंकली मैं समझता हूँ अगर US अपनी 2001 वाली जो उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेंथ अफगानिस्तान में यूज की थी ना, लेके 100 साल भी बैठा रहता, अच्छा। और 100 साल भी ये जंग चलती रहती, तब भी तालिबान नहीं थे जीत सकते। उसकी वजह हम्म। ये है, आप देखें जंग जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स सबसे जरूरी चीज है। हम्म। तालिबान के क्या लॉजिस्टिक्स हैं? या तालिबान की कोई अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं? हम्म। कोई मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है? नहीं। असला कहाँ से आ रहा है? असला किन रास्तों से वो अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं? सही बात। ये सारा कुछ मतलब हम नहीं जानते उसे, हम्म। और ना उनके पास ये अभी है। तो किस तरह से वो जीत गए, ये जो है ना, मैं इस पे मैं क्या इस पे बड़े बड़े दानिश्वर नहीं कुछ कह सकते, शायद CIA वाले कह लें। सही। तो ये जो है ना, इस तरह से सूरत हाल है अभी। अच्छा, मुझे सॉरी, मुझे और क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट क्या था? हाँ, वो सेकंड पॉइंट पे भी आते हैं। मुझे जो है शुरू एक एक चीज मुझे जाननी है। अभी आप शायद आपने स्टेटस पे भी देखा हो कि लोग बड़ा स्टेटस लगा रहे हैं कि यार एक एक अमेरिकन एंकर बैठा हुआ है, और उनका आगे कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है, तो वो से पूछते हैं जी कि हम क्यों नहीं अफगानिस्तान में जंग जीत पा रहे हैं। तो वो आगे से जो है एक्सपर्ट कहते हैं कि वन वर्ल्ड पाकिस्तान। सो डू यू फील कि हम लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से जो है वो US जो है भाग भी गया, कोई जो है जंग भी नहीं जीत पा रहे, और उनके एक्सपर्ट्स इसको इस तरह से देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान की वजह से जो है हम अफगानिस्तान में टेक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो वट आप कैसे देख रहे हो इस तमाम सिचुएशन को? ठीक। अच्छा, US के मीडिया के बारे में ना एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि अच्छा। जब हम US की बात करते हैं ना, हम अगर CNN की बात कर रहे हैं और फॉक्स की बात कर रहे हैं, अगर फॉक्स की बात कर रहे हैं तो हम नैरेटिव देखेंगे कि वो लेके जा रहे हैं रिपब्लिकन नैरेटिव को, और अगर CNN को देखेंगे वो लेके जा रहे हैं डेमोक्रेट्स के नैरेटिव। हम्म। अब वहां पे उन्होंने परसेप्शन जो देनी है कि हम ये इस वजह से नहीं जीत सकते, उस वजह से नहीं जीत सकते। हमने देखने के पास में यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने अपना जीतने का जो है वो रखा गया हुआ था, उन्होंने अपना जीतने का क्राइटेरिया क्या रखा हुआ था। हम्म। उस तरह से नहीं किया। ये हमारे यहाँ पे अवाम क्या समझती है कि जंग जीतना क्या होता है। हम्म। ग्रेट पावर्स के लिए जंग जीतना बिल्कुल अलग चीज है, हमारे लिए जंग जीतना बिल्कुल अलग चीज है। हम्म। अब अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो उसे फायदा क्या दे रही थी? अच्छा। आप देखें, अगर दुनिया का मुझे कोई रीजन बताएं जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है। आई गेस कोई भी नहीं। बिल्कुल। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है यूनाइटेड स्टेट्स एग्जैक्टली। की मिलिट्री प्रेजेंस है, हम्म। और ये ग्रेजुअली कम होगी। उस पर भी मैं आता हूँ क्यों। अच्छा। अफगानिस्तान में उनकी मिलिट्री प्रेजेंस सिंपली पॉसिबल है कि एक जो है चीज वो साउथ एशिया में रहने के लिए, हम्म। साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट वो कनेक्टिंग पॉइंट है। ठीक। वो बहुत अच्छी जगह थी वहां पे उनके बैठने के लिए। हम्म। ठीक है। दूसरा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री प्रेजेंस क्यों कम होगी दुनिया से। जो भी इस बात को सुने वो शेल रेवोल्यूशन को जरूर लुकअप करे। शेल रेवोल्यूशन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है ऑयल का। अच्छा। इस टाइम दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑयल का यूनाइटेड स्टेट्स है। हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये एक फ्यूचर प्लान है उनका कि जब हम अपनी इकोनॉमी को ऑयल रिलायंस से हटा के बिल्कुल इलेक्ट्रिक पे ले आएंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि हो रहा है, हम्म। तो हम मिडल ईस्ट को भी छोड़ देंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट में उन्हें ऑयल ही चाहिए ना। हाँ। ये मिडल ईस्ट को भी छोड़ देंगे, ठीक। और ऑयल फिर उसके बाद US बजाय इंपोर्ट करने के एक्सपोर्ट में एक कंपटीशन में आ जाएगा, सही। बल्कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा। ठीक है। ठीक। तो उसे ये मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन रखने हैं मिडल ईस्ट में, और लोगों को हम्म। डिफेंड करने हैं, दूसरी स्टेट्स को डिफेंड करने हैं, उसकी जरूरत ही नहीं उसे रहेगी। इस तरह से उनकी अच्छा। मिलिट्री प्रेजेंस और कम होगी, और पॉसिबल है ये एक बीटा टेस्ट हो। हम्म। क्योंकि
अगर अफगानिस्तान में बैठ के वो साउथ एशिया को मैनेज कर रहे थे, या चाइना पे नजर रख रहे थे, या ईरान पे नजर रख रहे थे, या मिडल ईस्ट को इन चेक रख रहे थे, तो वो दूसरे तरीकों से भी कर रहे हैं। नेटो भी मिडल ईस्ट उधर चेक कर रही है, सेंट्रल एशिया को, और वो चाइना को चेक कर रहे हैं जापान में बैठ के भी, ओकिनावा एयर बेस से। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना इस तरह से। अब आगे ऊंट किस करवट बैठेगा ये हम फॉर सर्टेन कोई भी नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन शिरोज, मुझे इसके अंदर आप बताओ कि व्हाट्स करंटली गोइंग इन ऑन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में इसको करंटली क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन लगता है आपको कि आगे बनने वाली है? जैसे अभी हम लोग पॉडकास्ट के स्टार्ट में बात कर रहे थे कि वो एक स्टेटमेंट दी जाती हैं कि खवातीन यहाँ पे बैठी बैठी बड़ी परेशान हो रही है कि यार वहाँ की खवातीन का क्या बनेगा, और उनकी एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे, और अब जो है हम वो डार्क एरा में वापस जा रहे हैं। यूएस ने बहुत काम करवाया था, बहुत डेवलपमेंट्स कराई थी, और अब जो है अब सारों को घर में पर्दे करा के बिठा दिया जाएगा। तो मुझे बताओ कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है वहाँ की और क्या होने वाला है? कुछ रिपोर्ट्स इधर उधर अगर हम ईरानियन मीडिया और बाकी उज़्बेक मीडिया, चाइनीज मीडिया उधर देखें, और जो खुद तालिबान की अपनी ऑफिशियल वो है, तालिबान दे आर स्ट्रगलिंग फॉर लेजिटिमेसी। अच्छा। इस टाइम जब आपने इंटरनेशनल सिस्टम में खुद को लेजिटिमाइज करना होता है, तो जो इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, जो इंटरनेशनल रेजीम्स होती हैं, उनके साथ कंप्लायंस बड़ी जरूरी होती है। जैसे परवेज मुशर्रफ जब आए थे पाकिस्तान में, उन्होंने टेक ओवर किया था, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज करना था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लिबरलाइज किया था। और ये एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है। तालिबान अपने नैरेटिव में रहते हुए, जो उनका शरीयत का है उसमें रहते हुए, जो है ना, जितनी ज्यादा मैक्सिमम लेजिटिमेसी वो हासिल कर सकेंगे लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में। अब एक परसेप्शन थी कि तालिबान चूंकि मेजर देवबंदी ग्रुप हैं, ये हजारा किलिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि है भी, लेकिन अब देखें तो वो मजालिस में जाके शिरकत कर रहे हैं। हाँ, उनकी तस्वीरें आ रही हैं। ये और क्या वो लग रहा है, ये एक मेजर शिफ्ट कैसे आ गया, ये जो इतना एक नया सेंट जो है इनका स्टांस और सब कुछ, तो ये क्या लग रहा है कि ये फॉर द टाइम बीइंग है, कोई ड्रामा हो रहा है, या फिर जैसे आगे हालात जाएंगे तो हो सकता है कि ये वापस अपने उसी एक्सट्रीम सोच के ऊपर वापस आ जाए? ये जो जैसे जैसे आपने कहा कि ये ड्रामा हो रहा है, और इवेंचुअली वो जैसे कहते हैं कि फ्रॉम बीइंग टू परफेक्शन, मकसूद के लिए क्या लफ्ज होता है, मतलब वजूद से मकसूद तक जाना। अच्छा। उस पे ऐसा होता है नहीं होता, ये हम फॉर श्योर नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल वो लेजिटिमेसी के लिए कर रहे हैं। उन्होंने वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम चेंज हैं। अगर इस्तेहकाम ही नहीं होगा, अफगानिस्तान में ही नहीं इस्तेहकाम होगा, वो हुकूमत किस पे करेंगे? और जब वो सही हुकूमत नहीं करेंगे, तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में रिकग्निशन कैसे हासिल करेंगे? तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। सही बात। और अब देखें कि अभी एक शायद कुछ अरसे में यूएन का चार्टर भी साइन करते हैं, और जो है ऑफिशियली एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरा एक्ट करें। ठीक। और वो आई रिमेम्बर, मैं 2 दिन पहले मैंने मीम देखी, और उसी के अंदर वही ना कि वो गन पकड़ के टेबल पे टांगे रख के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि चलो कब्जा तो कर लिया, अब क्या करना है? अब कोई बताओ हमें, अब क्या सीन चलेगा? तो ये सिचुएशन भी। अच्छा, मुझे शुरू से इसके अंदर बताओ कि इसके अंदर पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स क्या हैं? डू यू फील कि लग तो यही रह गया पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो तालिबान को आगे सपोर्ट करेगी, वैसे मुझे बताएं कि क्या लगता है कि पाकिस्तान के क्या सेंटिमेंट्स हैं इसके ऊपर? अभी तक आप देखें तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ी न्यूट्रल डिप्लोमेटिक किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं कि अच्छा। हम अफगानिस्तान में सिर्फ इंक्लूसिव पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं, हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स पॉपुलर परसेप्शन ये नहीं है। और हमें कुछ अर्सा पीछे चले जाए ना, तो शायद आपको याद हो कि हमारे चीफ साहब का भी एक बयान आया था कि अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अगर बिनियामीन को याद हो तो बिनियामीन और मेरी उस पर डिस्कशन भी हुई थी। उससे पहले एक तालिबान का बयान आया था कि जो जब पाकिस्तान में बेसिस की बात चल रही थी कि जो अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत करवाएगा, तो बड़ा उन्होंने सख्त किस्म में वार्न किया था। उसके बाद हमारे चीफ साहब ने रिस्पॉन्ड भी किया हुआ था, और इस तरह का रिफ्ट हमें कभी जो है नजर नहीं आया। हमें यही था कि पाकिस्तान और तालिबान में एक बड़े कॉर्डियल किस्म के रिलेशंस हैं। तो वहां पे कुछ हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है ना 100% कंट्रोल में है। वहां पे ये बात है कि पाकिस्तान 100% कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जैसे बिनियामीन ने कहा कि अफगानिस्तान को हमने जिया के दौर में ज्यादा
शुरुआत भुट्टो के दौर में हो चुकी थी। अफगानिस्तान को हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे देखना शुरू कर दिया। ठीक। आप देखें पाकिस्तान की ईस्ट और वेस्ट में चौड़ाई ज्यादा नहीं है। हम्म, अगर इंडिया हमला करता है या कोई भी मुल्क, इंडिया ही हमारा मेन थ्रेट है, तो सही वो बात। हमारी जो मेजर हमारी बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, हमारी एयरफोर्स को बड़े आराम से वो टारगेट कर सकते हैं। तो हमें डेप्थ चाहिए। पहले हमारी ये डेप्थ होती थी ईरान में 65 तक, हम्म, और उसके बाद ये चेंज होके हो गई अफगानिस्तान में। हम्म, तो उस लिहाज से ऑफ कोर्स पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और अफगानिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो पाकिस्तान के फेवर में होनी चाहिए, पाकिस्तान के मुताबिक। ठीक ठीक जी। ठीक। बाकी पब्लिक सपोर्ट आपको पता ही है किस तरह की है उस पे। अच्छा मुझे बताओ कि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, रातों रात सब कुछ तब्दील हो गया, और किसी ने शायद इस तरह से नहीं सोचा हो, एजेंसीज का पता नहीं। ठीक है जी। लेकिन मुझे बताएं कि अब तालिबान के आने का पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पाकिस्तान में जो उनको उनके साथ उनकी सेम एथनिसिटी वाले हैं, अच्छा। और जो सेम उनकी रिलीजियस डिनोमिनेशन वाले हैं, हम्म, ऑब्वियसली उनके मोरल को एक बूस्ट मिलेगा। हम्म, पाकिस्तान में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम्म, जिन्हें किसी दौर में स्टेट स्पॉन्सर करती होती थी, उन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। हम्म, इनकी क्रिएशन की बेसिकली वजह ही ये थी कि सॉरी, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। तो अच्छा। इनकी क्रिएशन की वजह ये थी कि इन केस पाकिस्तान आर्मी फेल्स या कोलैप्सेस, तो दीज ग्रुप्स दे विल फाइट द इन्वेडिंग एनिमी। हम्म, और जो डिनोमिनेशन ये शेयर करते हैं उन ग्रुप्स के साथ, ऑब्वियसली एक बूस्ट मिलेगा। लोगों की जो एक विल है, हम्म, एक जो विल, मैं उस बात को बहुत ज्यादा जो है ना क्लियर कहना नहीं, इशारतन कहना चाह रहा हूँ, एक जो विल है उसको बहुत ज्यादा जो है ना एक कह लें उभार आएगा उसमें। ठीक। प्रो तालिबान सेंटिमेंट्स आपको नजर आएंगे, शायद आपको मसाजिद के आम खुतबात में जहाद की तलकीन करते हुए मुल्ला नजर आए, जिसको स्टेट ऑफ ठीक। पाकिस्तान अब स्पॉन्सर नहीं कर रही। स्टेट ऑफ सही। पाकिस्तान बड़ा एक लिबरल किस्म का नैरेटिव लेके चल रही है। तो अवाम में हमें ये देखने को मिल सकता है। और जो दूसरी कम्युनिटीज हैं जो उनके खिलाफ हैं, उधर उनके सेंटिमेंट्स अगर देखें, अगर आप सिंधी या जो दूसरी एथनिसिटी वाले हैं और जो दूसरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं कि हम्म, पाकिस्तान में आगे हालात क्या बनने जा हाँ। रहे हैं। हम्म, कि इन केस अगर तालिबान अपना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करके अपनी जो कोट एंड कोट रेवोल्यूशन है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान में वो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और शायद आपको याद हो 80s में SSP और SMP नाम की दो जमातें होती थी, और हम्म, दोनों जो थी देवर फॉरेन स्पॉन्सर। तो उस अच्छा। तरह का वक्त ना वापस आ जाए, हम्म, इस चीज़ पे जो है ना हमारी गवर्नमेंट को भी और हम्म, हमारे लोगों को भी खास ध्यान देना होगा कि हाँ। पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी किसी किस्म की क्रिएट ना हो, हम्म। कोई नया निज़ाम लाने के चक्कर में। और ये बहुत सोचने की इसके ऊपर खिलाफत जरूरत है। और जी। बिन यमीन, मैं इसके ऊपर आपका टेक चाहता हूँ कि पिछले दिनों ना एक बात ही हो रही थी, एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि यार अ, जब 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला होता है, तब आप लोग कहते हो कि वो उन लोगों से बुरा कोई नहीं है और XYZ और बाकी तमाम तर चीजों, और हम इनके खिलाफ मुकाबला करेंगे और इनको निकाल देंगे और ये वो सब कुछ। वो कहते हैं अब ये लोग वापिस आ गए हैं और आप इन्हीं को अच्छा कह रहे हो। तो ये क्या, ये मुनाफिकत नहीं है? और आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं है? और आप, और बिन एक और बात को साथ आप शामिल कर लें। पिछले दिनों मैं शजीब खानजादा का एक प्रोग्राम देख रहा था और वहां पे ये कहा जा रहा था कि खतरा ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर एंटर हो सकती है, और KPK में हमले हुए हैं कुछ जगह पर और एजेंसीज अभी उनका सुराग लगा रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनको कबूल भी किया है। तो अब आपको क्या लगता है कि डू यू फील कि दहशतगर्दी की एक नई लहर का चांस है पाकिस्तान में आने का? यार सबसे पहले तो एक जो मिस परसेप्शन बन चुका है ना, कि जो हम 2014 का जो वाकया APS पेशावर का, उसको हम लिंक कर रहे हैं अफ़गान तालिबान के साथ। तो हम्म, ये एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये काम था जो हम्म, 2014 में हुआ था, हम्म, APS का जो हम्म, 2016 में, 14 में 16 दिसंबर को। हम्म, तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का किया जा रहा था, और इसका जो मास्टरमाइंड था मेरे ख्याल में हकीमुल्लाह महसूद था शायद, अगर मैं शेरोज यही था मेरा उस नाम मेरे टाइम से। सॉरी, किसका नाम, स्पोक्स पर्सन का या जो उनका अमीर था? नहीं नहीं, जो 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 मास्टरमाइंड खैर था फ्री हो गया था, एपी पाकिस्तान ने रिलीज भी किया था। APS का।
यार सॉरी यार बिनियामिन, आई कांट रिकॉल इधर। और मुझे भी यार बिल्कुल वो भी याद नहीं, लेकिन गिरफ्तार चले। हो गया था, हाँ हाँ ठीक। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का था वो। हम्म, पाकिस्तान आर्मी के पाकिस्तान आर्मी ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन उसको ठीक फिर रिलीज कर दिया। वो पता नहीं किसी सेंट्रल एशियन स्टेट में। वो तहरीके ठीक। तालिबान पाकिस्तान का बंदा था, अच्छा अफगान बेंयामीन, तालिबान इसके का नहीं अंदर था। ना एक चीज पे आपने एहसान उल एहसान इनको, की बात कर रहे आई बिलीव यही था, हाँ वही 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 था। एहसान हाँ उल्लाह हाँ, खान। हो? मुझे एहसान, मुझे याद एहसान याद उल आ गया साथ एहसान साथ। जी। तो बेंयामीन, मैं चाहता हूँ कि आप ना एक चीज के ऊपर जो है अवाम को क्लैरिटी दें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो आप कह रहे हैं ना कि हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान को एक समझते हैं, बहुत ज्यादा लोग ये बात कहते हैं कि ये लोग एक ही हैं। कहते हैं नानी दादी सबकी एक ही है। तो बहुत ज्यादा लोग इस पे कहते हैं, मुझे ये बताओ कि ये वाकई एक हैं? यार मैं बताता हूँ, जो हम अफगान तालिबान की बात करते हैं, वो जैसा कि 1996 में आए और 2001 में उनका एक तरह से उनकी जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई थी। हम्म, तो अगर हम तहरीक बात करते कि दोनों एक है, तो तब फिर इनकी जो प्रेजेंस क्यों नहीं थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की उस दौर में। ठीक। ये एक अलग सेपरेट ग्रुप है जो 2007 में बना था। हम्म, ये इस वजह से बना था कि जो हमारा ये जो फाटा वाला रीजन था, ये वजीरिस्तान वाला रीजन था, तो इधर से ना काफ़ी जो ये जो हमायती थे, ये कह सकते हैं तालिबान के, वो अटैक कर रहे थे अमेरिकन के ऊपर जो उधर बॉर्डर रीजन पे या इधर से एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो अच्छा। अमेरिका ने मुशर्रफ पे प्रेशर डाला कि इनको जाके सँभालो, ये कौन जो भी अटैक कर रहे हैं। हम्म, उधर से ड्रोन अटैक से भी उन्होंने काम शुरू कर दिया, इनको मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो इसके खिलाफ उठ खड़े हुए कि ये ड्रोन अटैक तो खैर पहले चलते रहे इस वाक़ये से। तो वो वहाँ की अवाम जो थी वो ड्रोन अटैक से काफ़ी खिलाफ थी, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी किए, लेकिन जो मुशर्रफ था, हम्म, जैसे कि शरोद ने बताया कि उसको एक लेजिटिमेसी चाहिए थी, उसने एक लिबरल ऑर्डर अपनाया हुआ था, तो वो अमेरिका के हम्म, मातहत चलने वाला बन चुका हुआ था। हम्म, वैसे भी अगर हम बात करें कि जैसे पाकिस्तान ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम 1998 में बनाया था, तो पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगी थी, हम्म, क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो उन न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से हम पर काफ़ी सैंक्शंस लगे थे। जब मुशर्रफ आया लेजिटिमेसी में, उसने ग्लोबल वार ऑन टेरर में पार्टिसिपेट किया, शमूलियत इख्तियार की, अमेरिका को सपोर्ट किया, उसको बेसिस दी, उसके साथ इंटेलिजेंस शेयर की, अफ़गान तालिबान के बंदे उठाए। तो इसके नतीजे में उन्होंने जितनी भी जो सैंक्शंस वगैरह लगाई थी वो ख़त्म कर दी और पाकिस्तान को एड देना शुरू कर दी। जिसकी वजह से सैंक्शंस लगने की वजह से पाकिस्तान काफ़ी इकोनॉमिकली काफ़ी बुरे हालात से चल रहा था। हम्म, तो वो जितना प्रेशर इकॉनमी पे पड़ा था वो ख़त्म हो गया था एक तरह से। हम्म, तो बात करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, तो वो 2007 में नकीब उल्लाह जो नेक मोहम्मद था, नेक मोहम्मद पहले था उस ग्रुप का हेड था। तो पाकिस्तान आर्मी ने उनके साथ नेगोशिएट किया, डायलॉग के थ्रू उन्होंने बात की, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई वो एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, आपने सिर्फ हमें एक गारंटी देनी कि जो अमेरिकन ड्रोन अटैक है वो ना हम पर हों। तो इस बात के ऊपर इनके बातचीत हो गई ख़त्म, तो उन्होंने ठीक है अपनी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी। लेकिन फिर एक ड्रोन अटैक में ना नेक मोहम्मद ही मारा गया। अच्छा। तो उसके बाद आया बैदुल्ला महसूद, उसने फिर 2007 में ये कायम की तहरीक तालिबान ठीक ठीक पाकिस्तान। ठीक। इसके नतीजे में और उसने कहा कि ये जो पाकिस्तान है ये तो अमेरिकन का साथ दे रहे हैं, अमेरिका काफ़िर है, ये है वो, जैसे इन्होंने अपनी कंस्पिरेसी एक थ्योरी स्टार्ट कर दी कि अच्छा। हमने अमेरिका के खिलाफ लड़ना है। हम्म, और फिर इन्होंने फिर वो जो तालिबान के जो आइडियोलॉजी है उसको अपने आप को अफ़गान तालिबान के साथ मिलाने के लिए उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको अपनाया, उनके साथ अपने आप को बताना चाहा कि हम भी वही हैं, हम भी पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया लाना चाहते हैं, हमारा भी अल्टीमेट गोल ये है। तो तब ये बनी थी और इसके बाद इससे मेरे ख्याल से ये जो हम्म, डिफरेंशिएट है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करती रही है, जो 2014 का जो एपीएस का वाक़या हुआ था, ये भी अफ़गानिस्तान से हुआ था। हाँ। पाकिस्तान ने हामिद करज़ई की गवर्नमेंट पे भी काफ़ी प्रेशर डाला था और अशरफ गनी की भी। लेकिन ये उधर से इनकी एक्टिविटीज़ चलती रहीं और हम्म, उन्होंने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया। तो हमें पता चलता है कि इसके पीछे रात थी या सीआईए थी जो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी कायम करना चाहती थी। सही। क्योंकि उस वक़्त में अगर तालिबान गवर्नमेंट में नहीं थे, तालिबान रूल में नहीं थे, तालिबान के पास कोई पावर नहीं आई थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये तालिबान के अंडर ये काम करती रही। अगर हम अभी की बात करना चाहते हैं कि जो इसका अफ़गानिस्तान में जो तालिबान ने टेक ओवर किया, इसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो दोबारा अपनी रिवाइवल की तरफ आएगी? क्या वो दोबारा अच्छा। राइज़ करेगी? क्या हम्म, वो दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर देगी? तो हम्म, इसके बारे में मैं ये कहूँगा, जो चाइना है, चाइना ने कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं तालिबान के साथ।
Okay. जैसा कि उन्होंने कहा था कि उनका जो जिनजियांग का जो प्रोविंस है उधर यूगर भी है, उसी के अंदर यूगर आता है, तो उधर काफ़ी ना मिलिटेंट्स है जो उन जैसे कि अभी न्यूज़ में भी आता है कि यूगर में जो ये इन्होंने अपने कैंप्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर मुसलमानों पर तशद्दुद कर रहे हैं या उनको एक जगह तक महदूद किया हुआ है, उनकी जिनोसाइड कर रहे हैं। तो ये पहले से चलता आ रहा, तो इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो तालिबान थे, उन तंजीमों को सपोर्ट करते थे जो उधर एक्टिविटीज़ करती थी जाके चाइना के अंदर। तो चाइना ने ये कहा है कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हमारे मुल्क में या हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो। कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो अल-कायदा, चाहे वो कोई भी ग्रुप है, वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ अगर अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करती है, तो हम आपकी जो सपोर्ट है, जो आप लेजिटिमेसी चाहते हैं हमसे, वो हम आपको नहीं देंगे। हमारे आपके साथ जो ताल्लुकात हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे। क्योंकि अब कुछ लोगों की पॉलिसी होगी जो चाइना लेना चाह रहा है, चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, तो तालिबान को अगर लेजिटिमेसी चाहिए, तो वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या इस जैसी दूसरी जितनी भी तंजीमें हैं जिससे चाइना के इंटरेस्ट को खतरा है या चाइना के जो अलाया पाकिस्तान है, इसको खतरा है, तो वो ऐसी तंजीमों को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और वैसे भी जो जैसे शहरोज़ ने बताया था कि जो तालिबान है वो लेजिटिमेसी फाइंड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करना चाहेंगे। अब रशिया भी जो टेररिज्म के काफ़ी खिलाफ है, वो भी ये नहीं चाहेगा कि जो इस्लामिक तंजीमें वो दोबारा अपराइज़ करें, वो अपनी एक्टिविटीज़ दोबारा से शुरू करें। तो रशिया की तरफ से भी काफ़ी तालिबान पर प्रेशर पड़ेगा और चाइना की तरफ से भी पड़ेगा। और पाकिस्तान के साथ जो पहले रिलेशंस हुआ करते थे, वो तो एक तरह से ख़त्म हो चुके हुए हैं। अब पाकिस्तान के जैसे कि तालिबान ने आते साथ ही अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम बॉर्डर तब खोलेंगे जब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वीज़ा पॉलिसीज़ आएँगी। अच्छा। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे इन्फ्लुएंस से बाहर निकल चुके हुए हैं तालिबान। तो और ये तालिबान, सही तहरीक सही सही। तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं और इन आने वाला वक़्त ही बताएगा कि ये इनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक 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 ठीक। तो अभी क्लियरली कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी जितनी आपने बात की उससे पता ये लगता है कि पहले भी ऐसे उनकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थे, उनकी सपोर्ट नहीं थी, और आगे भी जो है हम ये कर सकते हैं कि चाइना जो है ये नहीं होने देगा। शिरोज, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि अफगान तालिबान और अफगानिस्तान, वो कहते हैं स्टिल अ बेटर स्टोरी देन ट्वाइलाइट। अब पता नहीं बेटर है या वर्स्ट है, क्या सीन है। मुझे ये बताओ कि क्या जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसके अलावा जो उनकी ओपोजिशन जो है उसका क्या इसके ऊपर स्टांस होगा, या फिर डंडे के जोर पे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और ओवरऑल जो ये सारी बातें होती हैं पर्दे की और खवातीन की, ये वो सब कुछ, डू यू फील कि ये जो है आगे कुछ होगा इसके ऊपर, और रिफ्यूजीज का क्या मामला होगा? सो मैं चाहता हूँ कि आप ये तमाम तर पॉइंट्स को जो है इसके अंदर एड्रेस करो। जी, थैंक यू। अच्छा, क्या कहते हैं ये पहली बात कि अफ़गान अवाम एक्सेप्ट करेगी या नहीं, तो डू दे हैव अ चॉइस? पहली बात तो ये है। दूसरा, उसके बाद क्या कहते हैं ऑपोज़िशन वहाँ पे। अच्छा, आप देखिएगा फ्यूचर में हमने ये देखने के सबसे ज़्यादा इनफ्लो कैश का किस तरफ से आता है अफ़गानिस्तान के पास, और जिस तरफ से इनफ्लो आएगा कैश का, हमें ये क्लियर हो जाएगा कि अफ़गानिस्तान में बेसिकली आर्किटेक्ट कौन है इन सब चीज़ों का। कैश के इनफ्लोज़ कहाँ से आते हैं, कौन ज़्यादा सरमायाकारी करता है, क्योंकि आप देखें एमएनसीज़ या प्राइवेट इंडिविजुअल्स वो अफ़गानिस्तान में एकदम सरमायाकारी नहीं करेंगे अनलेस दे आर गिवन सम काइंड ऑफ एश्योरेंस। ठीक है, और ये कहाँ से आती है हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो पार्टी वहाँ पे इनफ्लोज़ भेज रही है, ठीक है, जो उन्हें इस्तेहकाम देने की कोशिश करी है, स्टेबिलिटी देने की कोशिश करी है, ऑब्वियसली उन्होंने बैकअप का सोचा होगा। 60s में आप पता है, सॉरी 50s में ना पाकिस्तान ये एक बड़ी अनकन्वेंशनल सी बात है, और रेफरेंस के लिए अगर कोई देखना चाहे तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बाय अब्दुल सत्तार में देखें। पाकिस्तान लिटरली यूज्ड टू जो है ना बेग यूएस टू मेक एन अलायंस अगेंस्ट सोवियत यूनियन।
और उसमें वो कुछ ना वो कोट्स भी बड़े मशहूर थी कि पाकिस्तान कहता था यूनाइटेड स्टेट्स वो लड़की है जो ऑल्टर पे लेके जाके छोड़ देती है, और यूएस कहता था कि पाकिस्तान वो लड़की है जो जबरदस्ती ऑल्टर पे लेके जाती है और आपके बारे में शिकायतें भी करती है। ठीक है। तो जिसने भी वहां पे सरमायाकारी की होगी ना, उसने ऑब्वियसली बैकअप भी ढूंढा होगा, क्योंकि मकसद ये था, पाकिस्तान उन्हें कहता था यहाँ पे आपके पास बैकअप नहीं है। ठीक है? और जिस तरह और भी कहा जाता है, हमारे बड़े मशहूर सियासतदान जब वो इलेक्ट हुए वो कहते थे कि ऑप्शन नहीं है इलेक्टर्स के पास, जो है ना सिलेक्टर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे लिए। तो ऑब्वियसली इनके इस्तेकाम डिपेंड करता है कि ये कितना कंप्लाई करते हैं उनके साथ। मैं इसमें ऐड अब देखिए, करता हूँ, जैसे ये इससे बात कर रहा था इनफ्लो की, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो अमेरिका है इसने तो एक तरह से बायकॉट कर दिया, क्योंकि 7 बिलियन की जो इन्होंने एड देनी थी अमेरिका को, अफगानिस्तान को, वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, जो IMF है उसने भी 460 मिलियन डॉलर की जो रिलीफ देना था, कोविड रिलीफ देना था, वो भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया IMF ने। अब आपको पता है कि जो IMF है वो अमेरिका के मातहत ही है, उसके अंडर ही चलता है, तो उन्होंने भी अपने ये जो जो 7 बिलियन अमेरिका ने रोक दी है, 7 बिलियन डॉलर, और इसके अलावा IMF ने 460 मिलियन डॉलर रोक दिया है एड। तो इससे हमें नज़र आता है कि जो अमेरिका और इसके अलाइज हैं वो अफगानिस्तान से दूर ही भागेंगे। अब तालिबान के लिए सिर्फ रशिया चाइना ही ऑप्शन बच रहे हैं, और इसके साथ ईरान। सही हो गया। और इसके अंदर वही बात है, मतलब मैं यही सोच रहा था, मैं कि यार कहीं ये भी उस तरह से ना हो कि जैसे तालिबान ने कहा कि हम अभी लड़कियों को पढ़ने भी देंगे और काम भी हमारे साथ कर सकती हैं और बाकी तमाम तरह चीजें, तो IMF और US भी कह रहा हो कि फिल फॉर हमने बंद कर दिया है इनकी एड, बाद में देखते हैं क्या होता है। दोनों वो की ये इसीलिए ना स्टांस ना इनको रहे। देखेंगे, वो देखने के लिए कि ये कितना के ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करते हैं, कितने को वुमन को उनके राइट्स देते हैं। अब इन्होंने कहा तो है कि हम वुमन को उस लॉज के, इस्लामिक लॉज के अंडर उनको काम करने की इजाज़त देंगे, जहाँ जहाँ इस्लाम इजाज़त देगा वहाँ तक उनको आज़ादी हासिल हो गई। इसके अलावा हमने ख़ास तौर पे देखना है हज़ारा कम्युनिटी को। पिछली उनकी गवर्नमेंट में उनका काफ़ी कत्लेआम हुआ था। अब देखते हैं कि जैसे शरोज़ ने स्टार्ट ने बताया कि वो मजालिस में जा रहे हैं, उनको उन्होंने अपने जुलूसों की इजाज़त दे दी थी मुहर्रम में। तो अब देखते हैं कि वो काफ़ी सीखा है तालिबान ने अपनी पिछली गवर्नमेंट में। अगर उन्होंने अपनी इस गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करना है, या वो चाहते हैं कि इसको लंबा लेकर चलें या 2-4 साल में ख़त्म ना हो, तो इनको फिर इंटरनेशनल जो ऑर्डर है या जो लिबरल ऑर्डर है, ख़ास तौर पे अमेरिका, क्योंकि जितने भी ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये अमेरिका के अंडर ही काम करती हैं। अगर वो रोकेगा तो उन्होंने भी रोक देना है। तो अगर इन्होंने उनसे इमदाद लेनी है, अब उनको एड की ज़रूरत तो है ही है। अगर एड नहीं लेंगे तो अफ़गानिस्तान नहीं चलेगा। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ वो क्या कहते हैं, सही बात है। जो ये स्मगलिंग करते रहे हैं नशों, ओपियम की, तो इसके ऊपर ये नहीं चल सकता अफ़गानिस्तान। अब उनको एक सिस्टम लाना पड़ेगा तालिबान को, जिसके तहत ये पूरे मुल्क को लेकर चलें। नहीं, तो सही इसके लिए बात है। इनको काफ़ी कंट्रीज़ की बातें माननी भी पड़ेंगी, जैसे वो कहेंगे वैसा करना भी पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ करना इनको पड़ेगा, अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो बस फिर 4-5 साल तक ही ज़्यादातर चल सकती है, जैसे पिछले इनके हुकूमत थी 4-5 साल की। बिल्कुल सही बात है। और अब्दुल्ला, पैसे पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का चक्कर है। तो वो तो बात बिल्कुल ठीक है जी। शिरोज करें आप। अब्दुल्ला, उसमें ये बड़ी एक ना पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सी स्टेटमेंट है कि वी विल गिव देम द राइट टू वर्क विद इन शरिया लिमिट्स। अब एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि खवातीन की शरई हदूद जो गांधी साहब बताएंगे और जो अशरफ वाह, थानवी साहब बताएंगे वो बिल्कुल अलग होंगी। सही ठीक है। बात। तो अब हमने देखना है कि तालिबान हदूद कौन सी डिसाइड करते हैं। सही है। तो बाकी खैर मूविंग ऑन, जैसे जैसे मैंने कहा ये बिल्कुल जो है ना एक अनसर्टेन बात है। बिल्कुल। यूएस का विड्रॉल एक मिस्ट्री है, वो इतनी सीधी सादी बात नहीं है। दूसरा, ईरान प्रॉक्सीज में बहुत माहिर है। तो शायद आप जानते हो कि जो अफगानिस्तान में उनकी प्रॉक्सी है वो है फातमियून ब्रिगेड। अच्छा। फातमियून ब्रिगेड भी उसका भी एकदम गायब हो जाना, कोई रेजिस्टेंस ना शो करना, और रशियन बैक ग्रुप का कोई रेजिस्टेंस ना शो करना, ये सब चीजें इसी वजह से तो अनसर्टेनिटी है कि बेसिकली सपोर्ट किसने किया है, क्या ग्रेट पावर कंसेंसस हो गया। इसी तरह अब जो जो आगे ये कर रहे हैं उसमें भी इक्वली इतनी ही सर्टेनिटी है कि ये लिमिट्स अपनी जो कह रहे हैं शरई हदूद, उन शरई हदूद को ये डिफाइन कहाँ पे करते हैं, कहाँ तक करते हैं। सही। बाकी आ जाए अगर रेफ्यूजी प्रॉब्लम पे, तो फिलहाल जैसे वो लेके जा रहे हैं रेफ्यूजी प्रॉब्लम होना तो नहीं चाहिए।
और पाकिस्तान को पाकिस्तान पे बर्डन बहुत है इस टाइम। तो हमारी हमदर्दियां अफगानिस्तान के लोगों के साथ हैं, हुकूमत जैसी मर्जी हो पे, और तमाम दुनिया के लोगों के साथ हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर गवर्नमेंट्स। वहाँ पे उन्हें जो है ना फिलहाल दे शुड कंप्लाई। दूसरे मुल्क में जाके रहना, वो अगर देख लें तो उस तरह रेफ्यूजीज किस तरह रह रहे हैं, वो आसान काम नहीं है। सही बात है। दे और शुड कंप्लाई, अपने घरों में रहें और जो है देखें फिलहाल। यार और लेकिन जब उनके आपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, हाँ, आपने ये देखा कि वो जो जहाज वाला इंसिडेंट हुआ, कैसे लोग बिल्कुल मतलब कि भाग रहे, किसी तरह बिठा बिल्कुल लो हमें, और वो तमाम तरह सिचुएशन। बिल्कुल और बिल्कुल सो होप फॉर द बेस्ट कि लेट्स सी क्या होता है। यार और डिप्लोमेटिक रेफ्यूजी सिचुएशन। प्रॉब्लम पर मैं भी कुछ ऐड करना जी 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 जी, करें करें। रेफ्यूजी प्रॉब्लम इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, जो अमेरिका था, जैसे बाइडन ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला है नेबरिंग स्टेट के ऊपर कि आप इनको एक्सेप्ट करें, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज पर ही बनती है, क्योंकि वो एकदम से जो उन्होंने विड्रॉल किया है और बगैर किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन की, जिसकी वजह से ये सारी क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये उनको, अब वो वेल डेवलप्ड नहीं। अब हम पाकिस्तान और अमेरिका को कंपेयर करें तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो काफ़ी कमज़ोर है, वो इनको सहारा देने के काबिल नहीं है, पहले ही बहुत कमज़ोर है। तो अमेरिका और इसके अलाइज को चाहिए था कि ये उनको लेके जाते, एक्सेप्ट करते। और इसके साथ अब जो जहाज़ वाली आप बात कर रहे हैं, तो इसमें वो ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ अमेरिका की सपोर्ट की इन 20 सालों में, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते रहे, या उनके जो ट्रांसलेटर वगैरह थे एक्सेट्रा। तो अब उनको पता है कि अगर हमारे बारे में तालिबान को पता चलता तो हम कैसे बचेंगे, उन्होंने तो हमें मार देना, वैसे ही बदला लेंगे ही वो। तो इसलिए वो भाग रहे हैं कि अब अमेरिका को भी चाहिए कि उनको स्पेस दे, इनको जिन्होंने अमेरिका की मदद की है इन 20 सालों में, कम से कम उनको तो लेके जाए। अब रेफ्यूजी की इसके अलावा बात करते हैं तुर्की की, ईरान की, तो अच्छा, ईरान ने मुझे भी कह दिया। बेनियामीन यहाँ पर अगर आप ये बता सकें कि जैसे तालिबान तो ये कहते हैं कि हमने तो आम माफी का ऐलान कर दिया, लोग यहीं पे रहें, कहीं जाए ना। तो ये इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? और लिटरली मैं उनके काफी मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स को पढ़ रहा था, उनके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इस तरह से और लोग हैं, वो परेशान है, वो कहते हैं हमारा अब कुछ नहीं बचना और हम बस खत्म कहानी होने वाली है। अभी मेरे ख्याल से कल या परसों की बात है कि अफगानिस्तान में काफ़ी शहरों के अंदर, जलालाबाद में आवाम निकली हुई थी, वो अपने अफगान अफगान झंडा लेके, लेकिन इन्होंने कहा था कि नहीं, वो इस्लामिक माइरेट वाला झंडा आपने लगाना है। तो उन्होंने, वो नेशनल डे था, पता नहीं क्या था, तो उन्होंने वो झंडे निकाले, तो तब इन्होंने फायरिंग की है, कुछ बंदे मारे गए हैं। तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हुए हैं। तो ये नहीं कि अवाम चुप करके नहीं बैठने वाली, क्योंकि अब जो अवाम है, सोशल मीडिया का दौर है, तो वो अवाम चुप करके नहीं बैठने वाली, अवाम खड़ी होगी अगर उनको तालिबान नहीं पसंद। तो ये 1996 वाला दौर नहीं है कि जब चुप करके सारा कुछ चलता रहेगा। 2000 में पाकिस्तान की एक फुटबॉल की टीम गई थी, उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए थे, उन्होंने, तालिबान ने पकड़ के उनकी गंज कर दी थी कि आपने शॉर्ट्स क्यों पहने हुए। तो ये वो दौर नहीं है। अब सारा कुछ सोशल मीडिया पे मिलता रहेगा हमें, क्या तालिबान कर रहे हैं, क्या और नहीं कर रहे, तो उनकी पॉलिसी के बारे में पता चलता जाएगा। जो उन्होंने आम माफी की बात की है, तो वो तो खैर अपना बदला लेके छोड़ेंगे। जो अब इनको फ्री तो नहीं छोड़ सकते, जिन्होंने 20 साल उनकी मदद की है अमेरिका की। एज सही बात अ है। रियलिस्ट हम देखें। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे अच्छा रहे जो भी रहे। शिरोज, बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ हम जाते हैं, और दो तीन सवाल मेरे पास और है। दो बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि तालिबान का पॉइंट ऑफ व्यू आपके ख्याल से अब क्या होगा ड्यूरेंट लाइन पे? जैसे मैंने एक बार आपसे बात की थी कि वो तो इसको मानते ही नहीं है ना, वो तो कहते हैं केपी के हमारा हिस्सा और ये वो सब कुछ। अब क्या स्टांस होगा उनका? इसको बेसिकली हम पॉलिटिक्स की ज़बान में कहते हैं रिविजनिज्म। अब क्या कहते हैं, जो नजीबुल्लाह अपनी तमाम तर बुराइयों के साथ, आई कैन नॉट रिकॉल कि मैंने कहाँ पे वो देखा, वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्लोज थे नजीबुल्लाह के साथ हम ड्यूरन लाइन की रिकग्निशन पे। ठीक। अब तालिबान, पाकिस्तान को चाहिए कि जहाँ तालिबान इतना सब कर रहे हैं, पाकिस्तान अपनी मैक्सिमम डिप्लोमेटिक और उसके अलावा जितनी भी इन्फ्लुएंस है उसे एक्सर्ट करते हुए जो ड्यूरन लाइन है की लेजिटिमेसी को रिकग्नाइज कर पाए। और ये क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि वो बुनियाद बुनियाद में डाल देना, पाकिस्तान कोई नया एग्रीमेंट, कोई नया डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट ऑफ रिकग्निशन साइन करते हैं उनके साथ, उसमें प्रायोरिटी इस चीज को लाना चाहिए। अब वो तौसीह पसंद होंगे, वापस अपना रिवाइवल करेंगे, अगेन वी कैन नॉट से,
जैसे कोई कह सकता था आज से 10 साल पहले कि टर्की जो है वो रिविजनिस्ट बनेगा। इसी तरह क्या कहते हैं अगले 10 साल के इवेंट्स या उनका बिहेवियर प्रेडिक्ट करना इट इज वेरी सही डिफिकल्ट। बात है। दूसरा जो सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं हमारी तरफ वाली साइड में, अब देखें हम्म। एक एथनिक उनमें जो है ना लव है, एक एथनिक लव है, और पाकिस्तान में एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। हम अपने आप को अरब्स टर्क्स इनके साथ आइडेंटिफाई करके अपनी जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है उससे अपने आप को जितना मैक्सिमम दूर करने की कोशिश करते हैं, ये 70 सालों में हमने किया है। तो ऑब्वियसली उस आइडेंटिटी क्राइसिस में जहाँ पे उन्हें मिलेगा उस उनकी सेम एथनिसिटी वालों को कि वी बिलोंग हियर, और ये सब सबकॉन्शियसली होता है। मैं किसी को फॉर द रेकॉर्ड ये नहीं कह रहा कि वो जो है ना पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ये सबकॉन्शियसली एक चीज होती है। उसमें हो सकता है कि जो है ना प्रो अफगानिस्तान या प्रो तालिबान सेंटिमेंट काफी ज्यादा पाकिस्तान में जो है ना एक फर्दर आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट करते हैं। और अब्दुल्ला उसके अलावा आपका क्या क्वेश्चन था? नहीं, मेरा यही सवाल था कि मतलब केपीके के हवाले से जो है उनका क्या स्टांस होगा, और क्या लगता है कि ये मतलब वो फिर एक जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे कि ये नहीं हमारा ही पार्ट है। मिलिट्री रिवाइवलिज्म तो पॉसिबल नहीं है। ठीक। मिलिटरीली तो वो उस रिवाइवलिज्म को प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। हम्म। हाँ, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तहरीके तालिबान की आड़ में, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की आड़ में ठीक। इस चीज को ना यूज किया जाए। ये अब अगर इस एस्पेक्ट से देखा जाता है ना कि अफगान अफगान तालिबान और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है कि इनमें सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों कहते हैं शरिया निज़ाम लाएं, हम्म। और दोनों कहते हैं कि फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी को तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं कि ये जो फॉरेन ऑक्यूपायर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यही कहते हैं ना उनके बारे में। हम्म। तो हाँ, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक जो ग्रुप यहाँ पे पहले से कोवर्टली और ओवर्टली ऑपरेट करता आ रहा है उसको इसलिए ना यूज किया जाए। और हम्म। ऑब्वियसली मजहब आपको पता है एक बहुत जबरदस्त हथियार साबित होता है उसमें। सही बात, सही तो बात। अब आगे केपीके में क्या होता है, केपीके में रिसर्जेंस होती है इनकी टीटीपी की। उसमें उसमें हम इस चीज को इस फैक्टर को रख के देख सकते हैं कि अब बेसिकली हो क्या रहा है। तो अगेन अगर आप सम अप करें ना, तो मैंने आपको हर सवाल का जवाब तमाम फैक्ट्स और हिस्टोरिकल वो देने के बाद अनसर्टेन दिया है। क्योंकि क्योंकि जो है ना इस चीज में सर्टेनिटी कोई नहीं होती, कोई सर्टेनिटी नहीं होती। जैसे सोवियत यूनियन जो था उसने अपने उसके साथ जो हुआ बड़ा अनसर्टेन हुआ, और फैक्टर्स जो हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। अब यहाँ पे फैक्टर्स कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं और उनकी कंक्लूजन क्या निकलेगी। ऑब्वियसली अब मैं उस तरह का बंदा नहीं कि मैं कहूँ जी वो फलाने बाबा जी ने 96 में प्रेडिक्शन की थी ये या फलानी जगह पे लिखा हुआ है कि फलानी जंग होगी और खुरासान से लोग निकलेंगे। तो क्या कहते हैं इसमें ऑब्वियसली हम देखेंगे रैशनल होके इस चीज को। और जब तक सबसे सारा डिपेंड करता है तालिबान की हुकूमत की स्टेबिलिटी पे। पहले अफगानिस्तान स्टेबल करें वो, उसके बाद जो कुछ होगा ना वो देखा जाएगा। अभी वो रेवोल्यूशन अपनी जो है ना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सही बात है। बिल्कुल एक लास्ट सवाल, ये कहा जाता है कि हम लोग जो हैं एज एन पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को जो है ना वो अपना रूट केनाल जो है ना वो रूट देना चाहता है बेसिकली टू द अरेबियन सी। लेकिन ये अफगानिस्तान के बगैर पॉसिबल नहीं है। सो डू यू फील कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान की हेल्प करेंगे इसके अंदर, कि वो रूट दे दें टुवर्ड्स द सी और एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ जो है हम लोग जा सकें? व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? ऑब्वियसली ऑब्वियसली इकोनॉमिक जो है ना आइसोलेशन में तो यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं रहता। तो तालिबान का रहना एज सच पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला हम देखें कि अगर सिर्फ हम इस चक्कर में देखें ना कि तालिबान मजबूरी में आके हमें ये सारा कुछ करेंगे तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। ईरान ब्लैक लिस्ट, और ईरान आप जानते हैं ईरान की जो जीडीपी है पाकिस्तान से ज्यादा है। ईरान FATF की ब्लैक लिस्ट में और उनकी जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा है। तो क्या कहते हैं इकोनॉमिक आइसोलेशन में जिंदा रहना भी पॉसिबल है। तालिबान अब वाखान कॉरिडोर जो है जो बेसिकली रास्ता प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया का, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मसला होगा कि एक्सेस नहीं देंगे। एक्सेस दे देंगे, लेकिन वो कंपल्शन के थ्रू नहीं होगा, वो एक म्यूचुअल बेनिफिट में जरूर दे देंगे। मैं आई एम पॉजिटिव अबाउट दैट,
अफगान कॉरिडोर को उसका एक्सेस दे देंगे, क्योंकि ठीक उनका भी फायदा होगा उसमें। ये एक विन विन सिचुएशन है। हम्म, सही है सही है सही है। और बस बिल्कुल लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स स्टार्टिंग फ्रॉम बिन्यामीन, क्या लगता है कि कब तक जो है सर्टेन सिचुएशन हमारे सामने एक वाज़ेह कोई सिचुएशन आ सकेगी, और इसके अलावा कुछ भी जो है आप आखिर में कंक्लूड करना चाहो? यार सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड करता जाऊँ, जैसे कि आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इसमें थोड़ा शिफ्ट आया था जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो जो आपने बात की थी सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक, तो हमने रास्ता लेना है। और हम जो पाकिस्तान था ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब तालिबान की हुकूमत आएगी तो हमें जो क्योंकि जो पहले अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडियन थी, तो ये चाहते थे कि अगर तालिबान की हुकूमत आती है तो उसमें हमें कुछ ना कुछ लेवरेज हासिल होगा और हमें आसानी पैदा होगी। और हम्म जैसा कि हम अगर दूसरी जानिब देखते तो जो चाइना के जो रिलेशन थे वो भी इसी इंटरेस्ट बेस है कि वो भी इधर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान में लाना चाहते हैं। अब हम्म अमेरिका तो चला गया, उन्होंने जो काम करना था वो कर दिया। अब जो तालिबान है वो चाइना की तरफ देखेंगे और चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लाएगा, तो जो तालिबान है उनको फिर रूट देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने इसी को ही आगे लेके चलना है, BRI को। हम्म तो वो रास्ता देने में मेरे ख्याल से कोई उनके लिए कोई ऐसी वजह नहीं होगी जिसकी वजह से वो ना दें। इसके अलावा कंक्लूडिंग मार्क्स में हमने इंडिया को डिस्कस नहीं किया, और इंडिया एक बहुत बड़ा उनमें भी शिफ्ट आया था। उन्होंने 20 सालों में कभी भी इंटरेक्ट नहीं किया था तालिबान के साथ, लेकिन अभी पिछले कुछ हम्म वीक से हम देख रहे हैं कि ये तालिबान के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इनको पता चल गया कि अब हुकूमत जो तालिबान की आ रही है, तो हम तालिबान से बगैर रिलेशन बनाए, बगैर ताल्लुकात बनाए, अफगानिस्तान में जो हमने बिलियन ऑफ डॉलर्स लगाए हैं, तो वो किसी खूह खाते में नहीं पड़ेंगे, वो हमारे हम्म ज़ाया ही होंगे। हम्म तो अभी वो भी तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं। और अगर अब इसमें देखना कि इनका जो इंडिया है वो तालिबान के साथ आता है, तालिबान को भी अगर तालिबान को इंडिया के साथ रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं, इनको एक लेजिटिमेसी और इनकी जो लेजिटिमेसी होगी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखें रशिया, ईरान, चाइना, इंडिया। अब हम्म इसमें मसला इंडिया के लिए आएगा कि इंडिया को कहीं जो US है वो इसके खिलाफ ना हो कि आप तालिबान के साथ से क्यों खड़े हो रहे हैं। हम्म और मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें यह था कि जो इंडिया है वो मॉडरेट तालिबान की देख रहा है, मॉडरेट तालिबान ग्रुप को देख रहा है। ऐसे सही ग्रुप जिनका पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं, जो पाकिस्तान को अपना दुश्मन हम्म मानते हों, या जिनके ऊपर पाकिस्तान का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, तो वो ऐसे सही ग्रुप की तलाश में उनके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ताकि वो अपना एक उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कायम कर हम्म सके और कभी ज़रूरत पड़े तो उनको इस्तेमाल कर सकें। हम्म इसके हम्म अलावा मैं कंक्लूड इस रिमार्क से करूँगा, हमारे जो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब थे, इन्होंने कहा था कि रोका था, वार्निंग दी थी अमेरिका को कि आप जो ये आर्मी बिल्ड कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, या एक दिन ऐसा होगा कि इसका आपका फॉल हो जाएगा, जो काबुल है वो ओवरटेक हो जाएगा तालिबान के साथ, और ये जो आर्मी है ये किसी काम की नहीं होगी और आप लोग विड्रॉल कर जाएंगे, और इसका सारा जो इम्पैक्ट है वो रीजन पर पड़ेगा। इंस्टेबिलिटी कायम होगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी रीजन में, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा। और अभी देखने में तो यही मिल रहा है कि अगर इन तहरीक तालिबान कहीं सर ना उठा ले, यही सबसे सबसे बड़ी एक खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए, हम्म TTP। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसी वैसी पाकिस्तान को खतरे की बात नहीं है, ना ही हम्म ड्यूरेंट लाइन का इतना खास मसला होगा। हम्म सिर्फ TTP का मसला है, और वही उनसे इंस्पायर हो गए दोबारा अपनी एक्टिविटीज टाइम शुरू ना कर दें। ये सही बात है। और बाकी वही बात है कि पाकिस्तान पाकिस्तान भी मतलब इजी पोजीशन में नहीं है, टेस्ट एंड ट्रायल की सिचुएशन में तो पाकिस्तान भी है कि अब ये क्या पॉलिसी बनाती है और किस तरह से तमाम तरह चीजों को लेके चलते हैं। शिरोज, कंक्लूडिंग रिमार्क्स यार। थैंक यू अब्दुल्ला। और बिनियामीन, आपने बड़ा इंसाइटफुल एक एनालिसिस दिया था हम्म कि इंडिया के फैक्टर का, हम्म और इंडिया वो ग्रुप्स ढूंढ रहा है। हम्म अफगान गवर्नमेंट हमने हमने बेसिकली तालिबान नहीं देखे, हमने अफगान गवर्नमेंट देखनी है। हम्म उनके पास अफगानिस्तान है। हम्म तो अगर जुरन लाइन पे कोई एग्रीमेंट नहीं रीच होता, तो समझें कि जो अफगान गवर्नमेंट है, चाहे वो किसी की भी हो, वो ठीक, वही ग्रुप है जिसकी इंडिया तलाश में है। ओके।
और शायद अब्दुल्ला वाकिफ हो, साइनो पाक बॉर्डर एग्रीमेंट 1962 आई बिलीव, या बिनियामीन मुझे करेक्ट कर देना, 1963 में था या 2 में था। पाकिस्तान ने कुछ एरिया चाइना को दे दिया था बॉर्डर डिमार्केशन में, जो ओरिजिनली पाकिस्तान के पास था। तो 62 की बात अगर हम सॉरी मेरे ख्याल से 62 की बात है, जब इनकी वार भी हुई थी इंडिया चाइना की, तभी की बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह जुडिशरी के फैसलों में एक प्रेसिडेंस देखा जाता है ना, वहाँ स्टेट के बिहेवियर में भी एक प्रेसिडेंस देखा जाता है कि वी हैव अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन बॉर्डर्स। तो क्या कॉम्प्रोमाइज से बात चल जाएगी, या पाकिस्तान अपनी इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करते हुए तालिबान को अपने साथ, अब तालिबान नहीं जैसे मैंने कहा अफगान गवर्नमेंट को अपने इसमें इन्फ्लुएंस में रख सकेगा? तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी डिप्लोमेसी पे। पाकिस्तान को बड़ी रिगरस किस्म की डिप्लोमेसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अपनी तमाम तर पावर के साथ, ताकि अपने इंटरेस्ट को बेहतर तरीकों से सिक्योर किया जाए। और इसके अंदर एक और बात भी थी कि मैंने पिछले दिनों सुना था कि तहरीक तालिबान के तालिबान अफगान तालिबान की तरफ से ये भी आया कि इंडिया को उन्होंने पैगाम भिजवाया कि आपको कोई डरने वाली बात नहीं है और हम आपसे भी निगोसिएशन करेंगे, हम आपसे भी बात करेंगे। सो ये इनकी तरफ से बयान आया था। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान को भी अब देखना पड़ेगा, एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अगर उनकी कोई निगोसिएशन, कोई बात उनसे होती भी है तो उससे कोई पाकिस्तान को इफेक्ट ना पड़े। तो ये भी एक चीज जो है वो अब्दुल्ला, देखने की है। जब ईरान में वफद किया था ना अफगान तालिबान के डेलीगेट्स का, वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स आई बिलीव उनकी थोड़ी सी चेंज है मिनिस्ट्री का नाम इंडिया की। उसके जो मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। ठीक। तो ऐसा तो है ही नहीं कि उनके बैकडोर ताल्लुकात नहीं है। बैकडोर ताल्लुकात तो उन्होंने अब सबके साथ रखने हैं, अफगान गवर्नमेंट है। इसीलिए यहाँ पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान, अब देखें ये इमीडिएट नेबर्स हैं हमारे, यहाँ पे हम चाइना कार्ड, रशिया कार्ड, ईरान कार्ड किस तरह से यूज कर सकते हैं इन्हें एनसर्कल्ड रखने के लिए और अपनी इन्फ्लुएंस को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ऑल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तानी डिप्लोमेसी, हमारे लीडर्स और हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्या डिसाइड करती है। आई होप जो भी डिसाइड करें वो मुल्क के वसी तर मुफाद में। सही बात है, सही बात है। और आई होप कि जो है वो सिचुएशन बेहतर रहे पूरे खित्ते के लिए और स्पेशली पाकिस्तान के लिए। सो थैंक यू वेरी मच यार, आप दोनों ने ज्वाइन किया। इट्स बीन रियली इंफॉर्मेटिव और मुझे बड़ा मजा आया इस कन्वर्सेशन का। इंशाल्लाह जो है वो फ्यूचर में भी जो है हम कनेक्ट करते रहेंगे और डिफरेंट इतने इश्यूज हैं जिस पर बात करने की जरूरत है इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड, तो उनके पर भी जो है इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। And for all of you, if this conversation add value in your life, so do give it a like करेंगे तो उससे हमारी रीच बढ़ेगी और आगे लोगों तक हमारी कन्वर्सेशन फैल सकेगी। और इस कन्वर्सेशन को फैलाना बहुत जरूरी है क्योंकि एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल सके। बट डेट्स इट फॉर द शो। और डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां पर जाकर हमसे जरूर कनेक्ट कीजिएगा। वहां पर हम लोग शेरोज और बिन के अकाउंट भी जो है वहां पर दे देंगे, तो आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पॉडकास्ट से रिलेटेड अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे और आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड होती रहे। डेट्स इट फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे दें इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखें, सोसाइटी में वैल्यू ऐड करते रहें। खुदा हाफिज।